तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का, वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें तो सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है। बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था, और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है। तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा। मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा, और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं, यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली। बट अभी मैं जो सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो, या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार। हुआ है? आपके साथ इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी ब्लैक भी। ब्लैक। बट हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना, हाँ। बट मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ, कि यहीं रहूंगा। यहीं रहूँगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे, रूटीन घर पे नॉर्मल? बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस एक दिन घूमने आया था, और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में। और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं एक दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के, पता नहीं क्यों दिए, मेरे दिमाग में क्या चल मतलब रहा था, अपने होश में नहीं दिया, ऐसा पता कह नहीं। रहे हो हाँ, आप? ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही, बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे डर आप लग कि रहा था हाँ- मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों, वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ। अक्सर लोग को डर लगता है, वो भागते हैं, आप भाई रुक गए कायदे भाई, से डर तो लगा। चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। वाह, पता नहीं, ये कैसा नहीं समझ बोलता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर में। तो ओनर आता है, ओनर ही बताता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो, 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपने को मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान,
बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे? तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक वीजा गया तो। नॉर्मल वीजा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज की के लिए होता है। हाँ, डेज के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना आइटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का मिला। 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी, मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कारनेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोस देख लेता है तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यार देखो, मेरा ये मतलब दिल्ली टू लंदन वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे 2019 में पता चली थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जब कोविड आया तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए बीच में। तो मैंने 2022 में फिर फाइनली सोचा कि चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं सबसे पहले तो कौन सी की जाए, मतलब कौन सी ली जाए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि अनमोल भाई गाड़ी क्या लेकर जाए, तो मैं यही कहता हूँ गाड़ी आप कोई भी ले जा सकते हो, मेन चलाने वाले की हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से दिल्ली टू लंदन अपना ऑल्टो में भी कर सकते हो और कोई लैंड क्रूज़र भी ले जा सकता है, तो वो चलाने वाले पे ही सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो चूज़ करी क्योंकि उस टाइम पे उस बजट में 4x4 व्हीकल था, प्रॉपर एसयूवी है, प्लस लगेज वगेज की कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 2022 से पूरी प्लानिंग शुरू करी और 1 साल लगा पूरा, क्योंकि होता क्या है ना, वीज़ाज़ आपको डेट वाइज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस डेट में आप किस कंट्री एंटर कर रहे हो, उसका वीज़ा उसी टाइम पे वैलिड होना चाहिए। तो उसमें पूरा 1 साल लग गया सारे वीज़ाज़ लेने में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करने में, लाइसेंस बनवाने में और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करने में। और फिर 2023 के मई में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी थी। भाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे आपके लिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हर कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, है ना? और गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, उसी तरह से गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसे कहते हैं कारनेट। फुल तो नाम है उसका कारनेट दी पसाज, पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कारनेट बोलते हैं। येलो कलर की बुकलेट होती है जो इंडिया में 1 या 2 अथॉरिटी है जो इशू करती है आपकी गाड़ी का, तो वो आपका एक तरह से गाड़ी का पासपोर्ट है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो कारनेट वैलिड नहीं मानते, तो उन देशों के लिए अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में कारनेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर प्लेट भी वहीं की लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ नंबर प्लेट, आपका लाइसेंस भी वहाँ का अलग बनेगा चाइनीज़ में ही। तो कुछ कंट्रीज़ मानती है कारनेट, मेजॉरिटी कंट्रीज़ मानती है, कुछ कुछ नहीं मानती है। और भाई ऐसा भी होता है, सिंस हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप बाहर की कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक अलग तरीके से होता है? नहीं देखो, हमारे अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर गया, वो HR नंबर है, इंडियन नंबर, तो जो वहाँ के कैमराज है ना वो तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे उसको। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ सब जगह पे आपको पुलिस कम ही दिखेगी। जैसे UK हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमराज लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर उसी से चालान होता है। तो वहाँ पे हमारा चालान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगह 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो चालान होना ही नहीं है। पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है। अब 1-2 बार हमारे चालान हुए, जैसे टर्की में हमें लगा था कि चालान नहीं होंगे, तो हम तो अपना मस्त 130, 135 बड़े बड़े खुले हाईवेज़ हैं। बट जब हम टर्की से एग्जिट लेने लगे ना, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बॉर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा और कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के उन्होंने 5,000 रुपये का चालान पकड़ा दिया कि आपने ये स्पीडिंग करी थी, ये करी थी, और फिर वो भरोगे तभी वो आपको एग्जिट। 5,000 इंडिया के 5,000? इंडिया के 5। अच्छा। तो इतने ज़्यादा नहीं थे, शायद 1-2 ही चालान कटे होंगे।
तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपको एग्जिट के टाइम पे रोक लेंगे, कई देशों में नहीं होते चालान, कई देशों में पुलिस ने रोका तो आपको चालान करेंगे, बट एज सच अलग डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता। जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे ही एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पर। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर एक दो लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया।